जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, बात करें कि आज हम लोग कक्षा 6 के इतिहास का दूसरा पार्ट देखेंगे। कल हम लोगों ने कक्षा 6 के इतिहास का पहला पार्ट देख लिया था और जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथियों, आज हम लोग कक्षा 6 के पूरे इतिहास को देख लेंगे। कल हम लोगों ने इसके आधे इतिहास यानी पार्ट 1 को देखा था और आज हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे। साथियों, कक्षा 6 में हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास का जो नेचर है बहुत बड़ा है, तो कई चीज़ों को मैंने लगभग इसमें शामिल कर लिया है। लगभग 100% चीज़ें SCERT NCERT के लिए हैं साथियों। लेकिन बता दें साथियों कि आज के वीडियो में आपको NCERT का पॉइंट कम ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लगभग NCERT के सारे पॉइंट SCERT में आ गए थे। तो जो कुछ भी है वो भी शायद रिपीट ही मिलेगा आपको। लेकिन अंततः मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो क्लास है साथियों वह फास्ट चलेगा, क्योंकि 33 पेज का कुल PDF है। आइए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। आप देख सकते हैं SCERT। साथियों, कल हम लोगों ने SCERT का कक्षा 6 का 5 अध्याय तक देखा था। आज हम लोग कक्षा 6 के इतिहास का 6 से 14 तक देखेंगे। तो अध्याय 6 में है साथियों जीवन के विभिन्न आयाम। देखिए साथियों, इससे पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसके बाद जो है ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल आया। तो आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक काल जो देख सकते हैं 15,000 से लेकर के 1,000 के बीच, यानी 15,000 नहीं होगा साथियों, ये 1,500 होगा। यहाँ पर 1,000 होगा और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल जो है साथियों 1,000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं साथियों कि इस दोनों काल में आज हम लोग सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले ऋग्वैदिक को पढ़ेंगे, इसके बाद उत्तर वैदिक को पढ़ेंगे। तो बता दें, सिंधु सभ्यता के बाद आपको ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ना है और ऋग्वैदिक काल के बारे में क्या कुछ विशेषताएं हैं, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। लेकिन पहले कुछ उसका मिला जुला प्रतिरूप आपको देखने के लिए मिल सकता है। आप देख सकते हैं साथियों ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल एक ही है। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। साथियों, आपको बता दें कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, जिसमें पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद को रखा जाता है और उत्तर वैदिक काल में जो अन्य जो वेद है उसको रखा जाता है। और सबसे बाद में आने वाला वेद कौन है साथियों? अथर्ववेद है। और जादू टोना वशीकरण कौन है? अथर्ववेद है। सामवेद क्या है? इसमें संगीत आदि का वर्णन क्या है। यजुर्वेद क्या है साथियों? इसमें यज्ञ आदि के बारे में बताया गया है साथियों। इसके बाद आगे है ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल से ही संबंधित है। साथियों, बात करें सिर्फ एक ऋग्वैदिक काल का ऋग्वेद जो है संबंधित रखता है, बाद बाकी सारा जो धर्म ग्रंथ है आदि है सब उत्तर वैदिक काल में ही आया। वैदिक साहित्य की बात करें तो वेद 4 है, अभी मैंने आपको बताया। ब्राह्मण कितने हैं? 9 है। वेदांग कितने हैं? 6 है। अरण्यक 6 है। प्रारंभिक उपनिषद क्या है? 13 है। कुल उपनिषद कितना है साथियों? 108 है। साथियों, बात करें कि ये पॉइंट साथियों आपको SCERT में दिया हुआ है। ये साथियों धर्म ग्रंथ या कई ग्रंथ सब हैं, उन्हीं के बारे में कहा गया कि वेद कितने हैं तो 4 वेद हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं तो 9 है। वेदांग कितने हैं तो 6 हैं। अरण्यक जो जंगलों में मतलब कि जाते थे लोग, वहाँ पर इसकी रचना करते थे, उसको अरण्यक कहते हैं। तो अरण्यक कितनी है? संख्या 6 है। और प्रारंभिक उपनिषद होता है गुरु के निकट बैठ करके उसको समझना। जैसे छात्र लोग गुरु के निकट पास बैठ करके जो भी चीज़ अर्जित करते थे उसको उपनिषद का रूप दिया गया। तो प्रारंभिक में उपनिषद कितने थे? 13 थे, लेकिन अब कुल उपनिषद कितने हैं साथियों? 108 है। मैं बता दूं साथियों, स्पीड में करता चलूंगा और कुछ चीज़ों को मैं क्लियर भी करता चलूंगा। वेदों को श्रुति यानी सुना हुआ भी कहते हैं, यानी 4 वेद जो है साथियों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सारों वेद को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं, क्योंकि ये पुराने समय से कथा कहानी वगैरह परंपरा वगैरह चली आ रही थी। समय समय पर ऋषि मुनि हुए और उस सुनी हुई बातों को एकत्र करके ग्रंथ का रचना दिया साथियों। वेद की भाषा को प्राक या वैदिक संस्कृति भी कहते हैं साथियों। आगे है वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग खुद को आर्य कहते हैं। देखिए साथियों, जैसे ही आप ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसके बाद वहाँ पर जो है आपको आर्य देखने के लिए मिलेगा। तो आर्य जो है वह कहाँ से निकल के आए इसको आपको बताना है। कई लोग कहते हैं मध्य एशिया से निकल करके आए। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। दूसरी बात, जो वेदों यानी 4 वेदों में जो प्रार्थनाएं आदि की रचना की गई है उसकी रचना या रचनाकार खुद को कौन समझते हैं? आर्य अपने आप को समझते हैं। और आर्य के विरोधी दास और दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा नहीं रखने वाले थे और यज्ञ न करने वाले थे। अंततः आर्य का उन्हें शत्रु माना गया है। यानी साफ समझे साथियों कि आर्य, आपने इतिहास में कई बार पढ़ा है, तो आर्य जो थे ये मध्य एशिया से आए थे, ऐसा मतलब प्रमाण मिला है। और आर्य जो थे वेदों को में जो प्रार्थनाएं रचना की जाती है उसको समझते थे कि उन्होंने खुद ही रचना की है। दूसरी बात, आर्य के जो विरोधी थे वह कौन थे? दास एवं दस्यु। और दास एवं दस्यु जो है वह आर्य के देवताओं पर श्रद्धा नहीं रखते थे और कोई भी यज्ञ आदि करने पर जो है वह जो है बल नहीं देते थे। इस वजह से आर्य का इन्हें शत्रु भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आर्य का शत्रु कौन है? तो दास दस्यु, ठीक है ना। इसके बाद आर्य के बारे में कुछ बताया गया है साथियों कि आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत को एक नई संस्कृति विकास किया जो वैदिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए साथियों, मैं बता दूं कि जब इतिहास शुरू हुआ, मानव सभ्य हुआ, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा।
तो सिंधु सभ्यता बाद में खत्म हो गया, तो फिर बाद में आया उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जो है कई सारे परिवर्तन हुए, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उसी बीच आर्य का अनावरण हो गया। आर्य कौन थे? आर्य अपने आप को जो वेद में प्रार्थना जो लिखी गई है उसको रचनाकार मानते थे, और जो दशास्यु थे और आर्य थे ये दोनों शत्रु थे। ये एक दूसरे के जो थे क्या थे, अपने देवताओं पर विश्वास नहीं करते थे, एक दूसरे का विरोध करते थे। और आर्य जो है एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का समूह था, और ये खास करके पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया था। और जैसे ही आर्य आए तो अपने साथ नई संस्कृति आदि लेकर के आए, जिससे भारत में एक नए संस्कृति का संचार हुआ साथियों। अब देखिए, संस्कृत भाषा भारत यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। देखिए साथियों, एक पॉइंट दिया हुआ था आपके एससीईआरटी में कि आखिर संस्कृत भाषा क्या है। संस्कृत भाषा भारत यूरोप भाषा वर्ग का एक क्या है, अंग है साथियों। ऐसे भी जानते हैं संस्कृत की सभी भाषा की माँ है, क्योंकि सभी भाषा से जो उद्भव हुआ है, सभी भाषा का जो उद्भव है वह संस्कृत से ही हुआ है। चलिए मैं स्पीड करता हूँ साथियों। आज आर्यों का बसाव, देखिए वैदिक आर्य कई समूह में भारत आए। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि सप्त सैंधव का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आर्य निवास स्थल के लिए किया गया है। और सप्त सैंधव क्षेत्र क्या है? सिंधु एवं उनकी 5 की सहायक नदी जहां पर मिलती है उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। सतलज, धेनव, चिनाब, रावी, सरस्वती और द्रिशंती, तो ये सब सहायक नदी जो मिलती है तो यह सप्त सैंधव प्रदेश कहता है। आर्य लोग यहीं पर निवास स्थान करते थे। इसके बाद है गंगा यमुना दोआब। देखिए साथियों, दोआब क्या होता है? जैसे कि अगर एक नदी बहती है, इसे एक नदी दो, इसके बीच इधर से भी ह्यूमस आता है, इधर से ह्यूमस आता है, तो यहाँ का उपजाई क्या होता है? मिट्टी क्या होता है? उपजाऊ हो जाता है। इसलिए गंगा नदी और यमुना नदी का दोआब जो होता है वह उपजाऊ होता है साथियों। इसके बाद आगे है ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि हमारे पास अधिक गाय थी और वह धनी माने जाते थे। गाय को लेन देन का एक खास साधन मानते थे। देखिए ऋग्वैदिक काल में, पुराने समय में जब संस्कृति का उदय हुआ था भारत में, तो गाय जो है संपत्ति का स्रोत था। उस समय में जिसके पास ज्यादा गाय वही ज्यादा धनवान होता था साथियों। और ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है साथियों? ऋग्वेद में। ये आपको पता होगा। हालांकि हम लोग साथियों अभी हम लोग ऋग्वैदिक काल को पढ़ रहे हैं, इसके बाद उत्तर वैदिक काल को हम लोग देखेंगे। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वैदिक के 3रे मंडल में है, ये याद रखना है। ऋग्वैदिक गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ऋग्वैदिक में, यानी ऋग्वेद में कितने मंडल में है? 3रे मंडल में। कुल कितना मंडल साथियों? 10 मंडल है। और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद जो ग्रंथ होता है उसमें सबसे जो पवित्र नदी है वह किसको माना गया है? वह सरस्वती को माना गया। और सबसे नया वेद साथियों कौन है? अथर्ववेद है, क्योंकि यह सबसे बाद में आया था। जादू टोना वशीकरण सब क्या है? अथर्ववेद में ही है साथियों। आगे है वैदिक काल में जो राजा कर वसूलता था उसे बलि कहते थे। देखिए साथियों, वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल में जो था कहीं ना कहीं राजा जो कर वसूलता था वह स्वैच्छिक रूप से लेता था। कहने का मतलब अगर जनता का मन होगा तो देंगे। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, जैसे आगे आप बढ़ेंगे तो राजा का एकदम जो है प्रभाव होने लगा। राजा ने नेसेसरी कर दिया कि हमको कर देना ही पड़ेगा। लेकिन यह वैदिक काल में जो राजा कर वसूलता उसको बलि कहते थे, लेकिन यह स्वैच्छिक था ऋग्वैदिक काल में साथियों। इसके बाद सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद। अभी मैंने आपको धर्म ग्रंथ के बारे में बताया, तो मतलब वेद के बारे में बताया, तो उसी में सामवेद था, तो सामवेद में संगीत का जनक माना जाता है। और यजुर्वेद में यज्ञ आदि धर्मकांड आदि का उल्लेख है। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना आदि का बारे में है। और ऋग्वेद में क्या है? गायत्री मंत्र है। तमाम तरह की चीज़ें हैं, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य धंधा था। देखिए आप ऋग्वैदिक काल में चले जाएगा और आगे हम और पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए ऋग्वैदिक काल का सारा स्पष्ट चीज़ यहाँ आपको मिलेगा, तो थोड़ा वहाँ पहले मिला जुला ही चीज़ आपको मिला था, लेकिन मैंने यहाँ पर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों का स्पष्ट रूप से कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ सबसे पहले तो यही समझिए कि ऋग्वैदिक काल में जो था लोग पशुपालन पर निर्भर करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? लोग को जो है लोहा का ज्ञान हुआ। लोहा का जैसे ही ज्ञान हुआ तो लोहा का अनेक अस्त्र शस्त्र बनने लगा, खुरपी कुदाली, तो लोग को खेती करना क्या हो गया? आसान हो गया। तो जैसे ही खेती करना आसान हुआ तो वो लोग क्या करने लगे? पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लगे। तो ऋग्वैदिक काल में मुख्य लोगों का पेशा क्या था? पशुपालन। और उत्तर वैदिक में क्या था? पशुपालन और कृषि दोनों। ये चीज़ें साथियों आपको याद रखनी है। आगे है ऋग्वैदिक काल को पूरा स्पष्ट रूप से हम लोग पढ़ते हैं 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। देखिए गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीला से दूसरे कबीला के साथ अक्सर युद्ध होता था। मैंने अभी आपको बताया कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें गाय जिसके पास ज़्यादा होता था वह ज़्यादा धनवान होता था। और खास करके जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी वह गाय के लिए होती थी। जिसके पास ज़्यादा गाय वही कबीला जो है सबसे बड़ा। और आर्य क्या थे? कबीलियाई रूप में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह रहते नहीं थे। वहीं बाद में आगे चल के जब ऋग्वैदिक काल में पहुंचे, ऋग्वैदिक काल से आप उत्तर वैदिक काल में पहुंचेंगे तो वहाँ आर्यों का जो बसाव था वह अस्थायी हो जाता है, क्योंकि खेती रहता है। और ऋग्वैदिक काल में क्या रहते हैं? आर्य लोग कबीलियाई रहते हैं। एक छोटा सा परिवार, मतलब 50 आदमी का परिवार है, सब जॉइंट रहता है, सब अपना खाना पीना खा रहा है, इस तरह से रहता है। और सब अपने आप को मतलब संपत्ति जो गाय था उसके लिए लड़ते रहता था साथियों। गौ धन की रक्षा के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था जो बहादुर हो। यानी कि साफ तौर पर जो कबीलिया होता था उसमें तो गाय संपत्ति का स्रोत था। जैसे अभी हम लोग संपत्ति का स्रोत क्या है? हम लोग का रुपया पैसा है, उसकी रक्षा करने के लिए बैंक में जाते हैं। लेकिन उस समय भी तो गाय की रक्षा करने को नहीं चाहिए। तो सभी लोगों ने उस समय महसूस किया कि कोई सरदार या राजन का चुनाव किया जाना चाहिए जिसके ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाना चाहिए और वह बहादुर होना चाहिए, ताकि वह बलिष्ठ से अपने प्राणों की आहुति देकर भी वह जो है क्या करे? हमारे
गाय की रक्षा करे, ऐसा वो लोग सोचते थे। आगे है, ऋग्वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं क्षेत्रता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य का उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए साथियों, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में यही डिफरेंस है कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा बनता था ना, वह जनता के अनुसार बनता था, स्वेच्छा से कोई नहीं, मतलब अगर स्वेच्छा से कोई नहीं बन सकता था, है ना। जिस लोगों के पास जो है योग्यता होती थी वही बनता था, उसको चुना जाता था। और यहाँ पर कोई क्षेत्र का वह राजा नहीं था, बस सिर्फ एक क्या था, एक रक्षक था। लेकिन वहीं यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि राजा का फिर वहाँ पर आने लगता है प्रभुत्व कर, और जो बलि एक तरह से कर जो लेता है, मतलब आदमी को स्वेच्छा तो दीजिए ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में क्या है कि देना ही पड़ेगा कर राजा को, इस तरह का बात हो गया था साथियों। तो उत्तर वैदिक काल में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ गई थी। आगे देख सकते हैं साथियों, ये राजन एक कबीले के मुखिया मात्र थे और कुछ नहीं था, वंश परंपरा के लोग एक साथ रहते थे। बस ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में ये सब अंतर है। ऋग्वैदिक काल में विदत सबसे ज़्यादा महत्व था, बाद में घटता गया और फिर बाद में सभा समिति आया। देखिए साथियों, बात करें पहले तो ऋग्वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऋग्वैदिक काल में जो था विदत सबसे बड़ा ज़्यादा महत्व था, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो विद्वान वगैरह थे, उस सभा में भाग लेते थे। लेकिन बाद में आम जनमानस को भी कहा गया कि आप भी भाग लीजिए, या आम जनमानस ने भी कहा कि हमें भी भाग लेना चाहिए। तो विदत जो है प्रभावशाली कम रहा, बाद में सभा समिति आ गई। और सभा में क्या हुआ, सबसे जो प्रतिष्ठित लोग थे वो थे, और समिति में जो आम लोग थे, जो संस्था थे, जो राजा के मतलब कि साथ रहते थे नॉर्मली में वो लोग थे, आम लोग भी थे। और इस बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था साथियों। इस संस्था के बैठक में महिलाएं भी शामिल होती थी, यानी कि सभा और समिति की जो बैठक होती थी उसमें महिलाएं भी शामिल होती थी। और ऋग्वैदिक काल के मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन था, अभी मैंने बताया। और बाद में उत्तर वैदिक काल में जब लोहा का आविष्कार हो गया तो पशुपालन, और वहाँ पर क्या हो गया, कृषि हो गया। समझ गए ना साथियों, ये चीज़ें साथियों आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद है ये लोग, यानी कौन, ऋग्वैदिक काल के लोग यानी कि कहने का मतलब है जौ की खेती करते थे, या आमतौर पर कम समय में तैयार हो जाता था। देखिए जौ की खेती क्यों करते थे ये लोग, क्योंकि ये जो आर्य लोग थे ऋग्वैदिक काल में, ये कबीलियाई थे, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे, तो उसको कम समय में ही उपजने वाला फसल चाहिए था, तो ये लोग ज़्यादा क्या करते थे, जौ की खेती करते थे। बस यही बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे इंद्र क्या होता है, युद्ध का देवता होता है, अग्नि क्या होता है, आग का देवता होता है साथियों। इसके बाद ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य एवं शूद्र आधारित 4 वर्णों की कल्पना की गई है। देखिए साथियों, ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है 4 वर्णों की चर्चा की गई है, लेकिन ये नहीं कहा कि 4 वर्ण जो है मतलब कि व्यवस्थित हो गए थे। यानी कहने का मतलब उस समय था कि चलिए काम है जो उस अनुसार आपका वर्ण है, लेकिन बाद में क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में कि आपका जो काम है वह आपके जाति से जोड़ा जाने लगा, है ना। वहाँ पर आपको तरह तरह की कुरीतियाँ सामने आ गई। तो ये चीज़ें साथियों आपको रखनी है कि ऋग्वैदिक काल में कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी, और उत्तर वैदिक काल में क्या आ गई, ऋण व्यवस्था आ गई साथियों, वर्ण व्यवस्था आ गई। अब आगे हैं साथियों उत्तर वैदिक काल, तमाम बुराई, तमाम कुरीतियाँ आ गई, साथ ही साथ विकास भी हुआ लोगों का। देखिए आज पशुपालन के साथ साथ खेती भी करने लगे। अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहा की जानकारी हो गई थी, फिर ये लोग पशुपालन को कम करते थे, खेती को ज़्यादा करने लगे। उत्तरी भारत में लोह युग का आरंभ हो गया, खेती प्रारंभ हो गया, अस्थायी निवास जो है प्रारंभ हो गया था उत्तर वैदिक काल में। अब देखिए हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अजंती खेरा आदि स्थानों से पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्र अवशेष मिले हैं। साथियों ये पूछता है कई बार क्वेश्चन कि लोहे के अवशेष आपको कहाँ से मिले हैं, तो याद रखना है हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अजंती खेरा, इस स्थान पर अस्त्र शस्त्र के रूप में लोहे के अस्त्र शस्त्र का जो है वह अवशेष मिला है साथियों। आगे है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे है कि ऋग्वैदिक काल में अनेक छोटे छोटे कबीले जन एक दूसरे से विलीन होकर के जनपद जन्मते रहते। यानी कहने का मतलब कि ऋग्वैदिक काल में आपने क्या देखा कि ये जो आर्य लोग थे ये कबीला में बटे हुए थे, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहा का आविष्कार हो गया, लोग एक जगह से अस्थायी रहने लगे क्योंकि खेती की व्यवस्था हो गई। तो फिर क्या होने लगा, ये लोग एक दूसरे से मेल मिलाप करके रहने लगे, और फिर बड़ा बड़ा क्षेत्र होता गया और जनपद का जन्म होता गया साथियों। आगे है उदाहरण क्या है, पुरु और भरत, ये साथियों आपका SCERT में है, पुरु एवं भरत जन मिल करके कुरु जनपद बने थे। ये याद रखना है, पुरु एवं भरत जन मिल करके क्या बने, कुरु जनपद बने। दुर्वस और कृवि जना विषय यूट्यूब पर हो चुका है साथियों। इसके बाद आगे है कि राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो उत्तर वैदिक काल हुआ उसमें क्या हुआ, राजा जो है बलि यानी जो कर है वह क्या करने लगा, अनिवार्य कर दिया सबको देने के लिए। और इस समय सभा और समिति जो उस समय थी ऋग्वैदिक काल में वह कमजोर हो गई, सारा शक्ति राजा के कंट्रोल में आ गया। और ये सभा और समिति क्या हो गई, उत्तर वैदिक काल में एक राजा को परामर्श देने वाली संस्था बनकर रह गई, और कुछ खास इसका रोल नहीं रह गया। पहले जो डिसीजन देता था अब एकमात्र सलाहकारी के रूप में राजा के पास रहने लगा। बलि जो स्वेच्छा से लोग देते थे अब राजा उसे क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया उत्तर वैदिक काल में। इसी के बाद साथियों बहुत सारे राजवंश का उदय है। आप देख सकते हैं पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ग में बांट दिया। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में सिर्फ काम के आधार पर जाति नहीं था, वर्ग था एक तरह से, जैसे लेकिन यहाँ पर क्या था कि मतलब कहने के बाद जाति के आधार पर कर दिया। जैसे कि ब्राह्मण लोग वेद अध्ययन करेंगे, क्षत्रिय लोग युद्ध करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे, वैश्य जो हैं और वैश्य लोग क्या करते थे, वह कृषक और व्यापारी हुआ करते थे। लेकिन बाद में कहा गया जो क्षत्रिय और वैश्य है इस दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि शूद्रों को तीनों वर्ग का सेवा करना चाहिए। ऐसा जो है उसमें उत्तर वैदिक काल में ऐसा आ गया। और कहा गया कि महिलाओं और शूद्रों को वेदों का
अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। ये इस तरह की कुरीति ही कह सकते हैं साथियों। एक तरफ तो जहाँ विकास हुआ, लेकिन वहीं तरफ दूसरी तरफ जातिवाद ने जन्म ले लिया, महिलाओं को दबाया जाने लगा, तो ये सारी चीज़ें समस्या आ गई उत्तर वैदिक काल में। तो पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, जैसे क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य। लेकिन पहले क्या हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में? ऐसा कुछ नहीं था, जो जो काम करता था वह उस वर्ण का हो जाता था। अब लेकिन वैश्य का बेटा वैश्य ही बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा, इस तरह का व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आ गया साथियों। समझ में आ रहा है तो जरूर आप जो है कमेंट करेंगे साथियों। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, घबराए नहीं, मैं प्रयास करता हूं कि जल्दी जल्दी आपको खत्म करने का। थोड़ा सा इसमें जो है क्या है कि थोड़ा समझाने वाला चीज़, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। वैदिक कालीन शिक्षा, देखिए वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। जैसे कि लोग जो गुरुकुल में जाते थे, बच्चे बैठते थे पढ़ने के लिए, गुरु जी बता रहे हैं, लोग बच्चे उसको सुन रहे हैं। उस समय का सिस्टम क्विक डिलीवर का था, इसलिए जो है, और शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम 12 वर्ष के लिए जाना पड़ता था, और शिक्षार्थियों को वेदों का मूल पाठ कंठग्र कराया जाता था। और वेदों के अलावा किसकी शिक्षा दी जाती थी? गणित एवं व्याकरण की शिक्षा थी। यानी कहने का मतलब था कि आज का शिक्षा क्या है, हम लोग घर से जाते हैं, एकदम मम्मी सज सवार के भेज देती है, पढ़ने चले जाते थे। लेकिन उस समय टकला होकर के एगो टिक्की बांध करके जाना पड़ता था गुरु जी के आश्रम, और वहाँ पर सुन के पढ़ना पड़ता था। तो ये सारा चीज़ था साथियों। इसके बाद इसी में एक आरुणि की कहानी थी। आरुणि मतलब कि गुरु के पास पढ़ने जाता था, लेकिन वहाँ पे क्या था कि गुरु का मतलब भारी पानी बारिश हुआ एक बार, जिसमें खेत में क्या हुआ, बांध टूटने लगा। तो आरुणि को भेजा, जाओ खेत की रक्षा करना। तो देखा बांध नहीं टूट रहा है, तो क्या हुआ, खुद ही लेट गया बांध की जगह पे। तो बाद में गुरु जी उसको मतलब खोजने आए, तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम अपने शरीर की चिंता किए बिना, फसल का देख रेख किए हुए तुम आगे चल के महान लोग बनोगे। तो वही चल के आरुणि जो है सबसे बड़ा क्या बनता है, उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होता है साथियों। आगे है इनाम गाँव। देखिए इनाम गाँव जो है, पूछा जाता है कि इनाम गाँव कहाँ है, तो पहले याद रखना कि इनाम गाँव महाराष्ट्र राज्य में घोरा नदी के तट पर स्थित एक ताम्र बस्ती है। ये चीज़ें साथियों आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद इनाम गांव के लोग मिट्टी से बनी झाड़ियों में रहते थे, मतलब कि इनाम गांव के लोग मिट्टी से बनी झाड़ियों में रहते थे, और जिसकी छत फूस बनी होती थी, यानी मिट्टी से और झाड़ियों से बने एक घर में रहते थे, और जिसका छत क्या था, घास फूस का बना होता था, और यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, जबकि काले रंग की ज्यामिति आकृति बनी होती थी उस पर। देखिए इनाम गाँव ताम्र पाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू था कि मृतकों को दफनाना। देखिए ये ताम्र जो इनाम गाँव जो ताम्र पाषाण युग है जो महाराष्ट्र में है, इसका क्या था कि एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया जाता था। यानी जो कोई मर जाता था तो उसके क्या करता था, आंगन में ही उसको मिट्टी के बने संदूक में दफना दिया जाता था। और यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था, और मृतकों को क्या कहता था, मिट्टी के बर्तन के साथ साथ क्या कहता था, खाने पीने की चीज़ें, औजार, हथियार, गहने। उनका मानना था कि मरने के बाद भी यह उनके काम आएगी। आगे है साथियों अध्याय 6 खत्म हो गया, अध्याय 7 है प्रारंभिक समाज। अब साथियों मैं थोड़ा स्पीड करूंगा। देखिए बौद्ध और जैन धर्म में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किससे मिलता है, तो बौद्ध और जैन धर्मगतों से मिलता है। और महाजनपद के राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। आपको पता है कि पहले बलि क्या था, एक कर था, स्वेच्छा से लिया जाता था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उसको नियमित कर दिया राजा ने। और साथियों यहाँ पर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस है, फसलों होगा, फसलों पर लगाया जाने वाला कर महत्वपूर्ण उपज का 16वां भाग लिया जाता था, जो SCERT में साथियों। इसके बाद मगध की राजधानी गिरिव्रत थी, और दूसरी पाटलिपुत्र बनी। और आपको पता है साथियों कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, उदयन ने की। आगे आएगा मगध की दोनों राजधानियाँ राजगीर की पहाड़ियों में से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी हुई है। देखिए मगध की जो दोनों राजधानियाँ हैं, या कहे तो उस समय में राजगीर की पहाड़ी और पाटलिपुत्रा नदिया से घिरी हुई है साथियों। इसके बाद मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, क्योंकि बिंबिसार किस वंश का शासक था, हर्यक वंश का था। और इसलिए स्थिति को मजबूती देने के लिए कौशल की राजकुमारी से और लिच्छवी की राजकुमारी से अपना विवाह संबंध स्थापित किया। ये चीज़ें साथियों आपको याद रहनी चाहिए। मगध वंश को मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक वंश माना जाता है। हर्यक वंश को, यानी कि याद रखें कि हर्यक वंश को मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक वंश माना जाता है। ये चीज़ें साथियों आपको याद रहनी चाहिए, पूछा जाता है। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, जीवक था। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था साथियों, जीवक था। और कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर इसने काशी प्राप्त किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बिंबिसार ने किसे हराकर जो है काशी प्राप्त किया, तो राजा प्रसेनजीत को हराकर। इसके बाद मगध वंश का अंतिम शासक कौन था, तो धनानंद था। और धनानंद को ही हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य क्या बना था, मौर्य वंश का स्थापना किया था मगध में। वहीं आगे चल के अजातशत्रु की बात करें तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था, और अजातशत्रु ने बिंबिसार यानी अपने पिता की हत्या कर दी थी। और पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था, और उदयन कौन था साथियों, अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु का क्या था, यह बेटा था। इसके बाद साथियों कई बार पूछा जाता है कि जो गणतंत्र है वो कौन कौन है, तो याद रखना है शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोली, मौर्य। ये सब क्या है साथियों, गणतंत्र व्यवस्था थी। यानी कि राजतंत्र व्यवस्था नहीं थी, गणतंत्र व्यवस्था थी। याद रखना है साथियों, कई बार आपको बीपीएससी एग्जाम में दे करके उलझाता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए कि कौन गणतंत्र है कौन गणतंत्र नहीं है। खास करके लिच्छवी तो आपको याद ही रहना चाहिए, वज्जी भी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली था। याद रखना है वज्जी संघ की राजधानी क्या था, वैशाली था। और 8 गणों का संघ मिलजुल करके विवादों का निपटारा करते थे। यानी कि जैसे कि वज्जी संघ क्या था, एक तरह का वैशाली का राजधानी है, और इसी तरह का जो था 8 संघ था जो मिलजुल करके अपना विवाद वगैरह सुलझाता था। इसके बाद है हेड़ा स्पीच की लड़ाई। देखिए हेड़ा स्पीच की लड़ाई जो है सिकंदर और पोरस के बीच हुई, और
जिसमें क्या हुआ, पोरस की हार हुई, लेकिन बाद में सिकंदर ने क्या किया, उसको राजपाट वापस कर दिया और फिर उससे प्रभावित हो गया। तो आपको बताना है हेडा स्पीच की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई। और जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी साथियों, यह मलेरिया से बेबीलोन में हुई। हालांकि कई बार जिक्र आता है कि इसको तीर लगने से बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी, तो खैर इसमें विवाद है, लेकिन साफ तौर पर यही समझे। इसके बाद वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था, ये याद रखना है। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले तक फैली थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी के लोग शक्तिशाली हुआ करते थे। यहाँ का राजा चेटक था और चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर दिया था तथा मैत्री स्थापित किया था। देखिए बिंबिसार ने इतना बड़ा साम्राज्य इसलिए स्थापित किया क्योंकि बहुत सारे राज्यों से उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। इसके बाद आगे है साथियों, अंग जनपद कहाँ पर है, तो अंग जनपद हमारा बिहार में है और अंग प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक है। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, अथर्व में मिलता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन से जनपद का उल्लेख मतलब कि अथर्ववेद से मिलता है, तो अंग जनपद का उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। और से अथर्ववेद और से अंग, याद रखना ये चीज़ें साथियों आपको। इसके बाद आगे है, मगध के राजा अजातशत्रु को की राजधानी राजगिरी थी और लिच्छवी एक गणतंत्र राज था। वज्री संघ की राजधानी वैशाली थी। साथियों मैं एक लाइन से लगातार पढ़ता जाता हूँ, ज़्यादा करूँगा तो फिर आज नहीं हो पाएगा ये। चलिए, मगध की 3 वंशों का शासन था। हर्यक जो है वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था। इसके बाद फिर कौन आ गया, मौर्य वंश आ गया। और फिर कहते अंतिम राजा जो था, हर्यक वंश का नागदशक था और शिशुनाग इसका संस्थापक था और नंद वंश का तो कौन है, आपको बताना है, नंद वंश का धनानंद अंतिम शासक था साथियों। इसके बाद जो क्रम है साथियों आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आगे कि धनानंद के समय याद रखना है कि भारत पर जो है सिकंदर ने आक्रमण किया था। दूसरी बात, उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में लोहे का प्रचलन बढ़ गया और कृषि क्षेत्रों का विकास हुआ। हमने अभी ही कुछ देर पहले आपको बताया। उपनिषद शब्द का अर्थ गुरु के समीप बैठकर सीखना, ये अभी हमने आपको बताया। अब साथियों बौद्ध धर्म के बारे में, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था और इसका स्थान क्या था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र राहुल था साथियों। इसके बाद इन्होंने जब घर से संन्यास लेने के लिए निकला तो पहले रोगी को देखा, फिर बूढ़ा व्यक्ति को देखा, मृतकों की अर्थी को देखा, फिर एक सन्यासी को देखा। इसका जन्म प्रतीक चिन्ह क्या है साथियों, कमल का साढ़ है, कई बार पूछा जाता है। और प्रथम गुरु इनका कौन है, अलार कलाम है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था वह क्या था, धर्म चक्र परिवर्तन था साथियों। और बुद्ध के जन्म के समय बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह जो है पूछता है, यहाँ पर देख सकते हैं। गृह त्याग मतलब जन्म को कमल एवं साढ़ से हम लोग इंगित कर सकते हैं, गृह त्याग को घोड़ा से, ज्ञान को पीपल बोधि वृक्ष से, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, निर्वाण पद चिन्ह कहलाया, मृत्यु स्तूप के रूप से जानते हैं। मृत्यु कर जब उसका मृत्यु हो गया तो उनके जो अवशेष थे उनको स्तूप, जैसे कि हम लोग अस्थियां वगैरह विसर्जित करते हैं, उसी तरह से उनके अस्थियों को बना करके सब जगह स्तूप बनाया गया, यानी एक तरह से मंदिर टाइप का निर्माण कर दिया गया। और बुद्ध ने अपना उपदेश साथियों किस भाषा में दिया है, पाली भाषा में। और जैन ने किस में दिया है, ये आपको कमेंट करना, हालांकि आगे आएगा। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है साथियों, बुद्ध धम्म संघ, याद रखना, कई बार पूछा जाता है। और जब ये महात्मा बुद्ध बोध गया में थे तो वहाँ पर उन्होंने महिलाओं को एक गीत गाते हुए सुना कि अपने वीणा के तार को इतना मत कसो कि वे टूट जाए, ना ढीला करो कि संगीत ना निकले। उन्होंने साफ तौर पर उनकी बातों से यही मतलब निकाला कि जीवन में हमें मध्यम मार्ग से चलना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कठोर होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा नर्म होना चाहिए। और इसी मध्यम मार्ग को अष्टांगिक मार्ग का नाम उन्होंने दिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उन्होंने किस मार्ग को अपनाया, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग। बौद्ध भिक्षु पुरुष या पुरुषनी महिला के रहने के स्थान पर विहार कहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पुरुष या भिक्षुनी रहते थे, यानी कि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु भिक्षुनी रहते थे तो उनको क्या कहा जाता था, विहार कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के 4 संगतियाँ हुई, आप देख सकते हैं। प्रथम संगति राजगिरी में हुआ, अध्यक्ष महाकश्यप था, अजातशत्रु के में हुआ साथियों। द्वितीय जो है वैशाली में हुआ, सावाकामी इसका अध्यक्ष था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ, मोगलीपुत्र इसका अध्यक्ष था और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ कुंडलवन में हुआ, अश्वघोष अध्यक्ष था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ये साथियों आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद ये साथियों सारा पॉइंट SCERT में दिया हुआ है। गया के पास बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए और बुद्ध के मरणोपरांत उसके शरीर का अवशेष निर्मित संरचना क्या कहलाया, स्तूप कहलाया। मैंने अभी आपको बताया। बौद्ध धर्म के गृह त्याग को महाभिष्क्रमण कहा जाता है। उसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और कहाँ पर हुई, कुशीनगर में हुई। और कुशीनगर कहाँ पे साथियों, गोरखपुर। ये चीज़ें साथियों आपको याद रहनी चाहिए। और मगध के राजा बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे वह बौद्ध के अनुयायी थे, गौतम बुद्ध के क्या थे, अनुयायी थे या गौतम बुद्ध के समकालीन थे। कई बार एग्जाम में पूछता है। आगे है जैन धर्म। जैन धर्म का शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है, जीतने वाला। इसका जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, जो काशी के नरेश अश्वसेन के वर्धमान महावीर। और जन्म इनका 540 ईसा पूर्व हुआ था, मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुआ था। और वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका मृत्यु हुआ था। उनके पिता जो महावीर जैन के पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ, जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। और माता त्रिशला थी जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। वर्धमान महावीर का विवाह जो है यशोदा से हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें मतलब क्या कहा जाता है, केवल कहा जाता था। और 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इसे केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह जैन धर्म को मानते थे। और पूछा जाता है कई बार कि संलेखना विधि से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग दिया, यानी उपवास के दौरान ही।
जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जमाली थे। जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांध के चलते हैं, क्यों? क्योंकि वह सोचते हैं कि हम हिंसा ना करें, क्योंकि अगर हम नाक में कपड़ा वगैरह नहीं बांधेंगे तो कीड़े फतिंगे आकर हमारे नाक पर सड़ जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी, और कोई भी पाप वो लेना नहीं चाहते। महावीर ने अपने उपदेश में कर्म को प्रधान बनाया साथियों। आगे है साथियों, महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म को प्रधान बताया। जैन धर्म का ऐसा मानना है कि त्रिरत्न को अपनाया जाता है, जीवन मरण के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुई और नचिकेता की कहानी कठोर उपनिषद से ली गई है साथियों। इसके बाद आगे है उपनिषद में विचारों का संकलन होता है। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में है। और महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों को किस भाषा में दी? प्राकृतिक भाषा में दी। और वहीं पर गौतम बुद्ध ने किस भाषा में दी? पाली भाषा में दी साथियों। ये साथियों आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद है कि जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि इस मार्ग से चलने से मनुष्य में जीवन मरण के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये जैन धर्म का त्रिरत्न आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद अध्याय 9 है साथियों, प्रथम साम्राज्य। 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक कौन आया? गद्दी पर आया मगध साम्राज्य पर। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और प्रशासनिक कार्य में जो राजा की सहायता करता था उस उच्च पदाधिकारी को क्या कहते हैं? अमात्य कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है साथियों। नोट्स आप ले लेंगे 62055316 पर आप मैसेज करेंगे। 99 रुपये की फी में आपको नोट्स मिलेगा। और साथियों मैं डिटेल इसलिए नहीं करता हूँ कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और आपका समय कीमती है, आप अन्य जगह पढ़ चुके हैं, सिर्फ पॉइंट आपका SCRT NCRT आपको चाहिए, तो मैं एक थोड़ा सा डिटेल थोड़ा बहुत कर देता हूँ। तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। जिलों की देखभाल स्थानिकों एवं गांव की देखभाल गांव के मुखिया जिन्हें ग्रामीण कहा जाता था। इसके बाद आगे है साथियों उड़ीसा। उड़ीसा में कलिंग जो है बौद्ध धर्म मैंने कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसके में हुए नुकसान, जिसमें हुआ जानमाल की क्षति के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ये कहाँ पर है साथियों? गुजरात में करवाया था। और बाद में रुद्र दामन ने इसका मतलब रिपेयरिंग कराया। और फिर 300 साल बाद गुप्त शासक स्कंद गुप्त ने भी इसका क्या करवाया साथियों? निर्माण कराया, यानी जिन्होंने फिर से उसका रिपेयरिंग करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे और इसके गुरु कौन थे? चाणक्य कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी कौन था? मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी साथियों? इंडिका पुस्तक लिखी। ये चीज़ें साथियों आपको याद रखनी चाहिए। भाब्रू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म और संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है साथियों। ये चीज़ें आप ले लीजिए, नोट्स पूरा याद रख लीजिए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है साथियों। वर्तमान में जहानाबाद जिले, ये साथियों इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में जहानाबाद जिले के बराबरी पहाड़ी में तीनों गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख के उत्कीर्ण मिले हैं और इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधु के आवास थे तथा गुफा दान में दिए जाने का विवरण प्रस्तुत है साथियों। इसके बाद 1837 ईस्वी में जेम्स विशेष नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि पढ़ी और ब्राह्मी लिपि में ही अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, शिलालेख हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा के नेतृत्व में एक दल श्रीलंका भेजा। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। सारनाथ का स्तंभ का शीर्ष में कितना है? 4 सिंह है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र हुआ तो 4 सिंह की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। और सत्यमेव जयते इसके नीचे में लिखा हुआ है, जो देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्य की ही विजय होती है। आगे है साथियों, बिहार के ही चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट आर्यराज नामक पर लोरिया और अरेराज स्थान दर्शनीय है और नंदनगढ़ का प्रतीक चित्र भी यहाँ पर पाया जाता है साथियों। ये अशोक का सारा चीज़ है। और बिहार के रामपुरवा में जिले अशोक स्तंभ का हिस्सा, और अभी इसे मतलब कहने का मतलब है साथियों, यहाँ प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस हो गया कि बिहार के राजपुरवा में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा अभी कहाँ पर है? या राष्ट्रपति भवन में रखा गया है साथियों। आगे है शिलालेख में प्रयुक्त लिपि। देखिए ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में जो अशोक का शिलालेख खुदा था वह ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में था। तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता है, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे ज़्यादा लंबा है। ये SCRT का पॉइंट है, ये याद रखना साथियों। अध्याय 10 है शहरी एवं ग्राम्य जीवन। लगभग 185 ईसा पूर्व में अशोक के अक्षम अधिकारियों एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरी की वजह से मौर्य शासन का पतन हो गया और फिर इसमें सुदर्शन झील का जिक्र किया गया है। तो रुद्र दामन ने फिर इसका जो है मतलब रिपेयरिंग वगैरह कराया था, जिसकी जानकारी हमको जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसके बाद मध्य एशिया में भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन से रोमन साम्राज्य को पश्चिमी प्रांत से जोड़ता था, जिसको हम लोग रेशम मार्ग भी कहते हैं। हिंदी यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के को भारत में पहली बार जारी किया। साथियों ये सारे SCRT के पॉइंट हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए। साथियों थोड़ी गर्मी ज़्यादा है इसलिए थोड़ी मेरे जोश में कमी आपको दिख रही होगी, तो चिंता नहीं करना है, थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा है। देखिए आहत सिक्के, आहत सिक्के चांदी या सोने का कोई भी सिक्का होता था, उस पर राजकीय चिन्ह अगर यदि उस पर बनाया जाता था आहत करके तो उसको आहत सिक्का कहा जाता था। इसके बाद आगे है साथियों कुषाण शासक। कुषाण शासक के सिक्के पर बौद्ध धर्म के चित्र मिलते हैं। इसके बाद है पाटना हो गया यहाँ पर साथियों, हालांकि ये तो कंप्यूटर में जब जाएगा तो पूरा फ्रेश होकर आएगा। पटना का भिखना पहाड़ी संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान था। इसके बाद पाटलिपुत्र का राजकीय एवं लोक कला के प्रसिद्ध केंद्र में विकसित हुई है। गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मुखिया होता था जो ग्राम भोजक होता था और यह पद वंशानुगत हो गया था। छोटे स्तर के किसान जिसके पास अपनी भूमि रहती थी उसको गृहपति कहते थे और दक्षिण भारत के बड़े किसान को वेल्लाल कहते हैं। ये साथियों आपको सारा पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। और छोटे किसान को उनवार कहा जाता है। भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दासों को कैडिसियार और आदिम मई का नाम दिया जाता है।
थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा होगा साथियों, इसलिए थोड़ा बहुत समस्या ना ले। प्रिंट में पूरा स्पष्ट रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग हीरा के लिए प्रसिद्ध था। जातक कथाएं क्या है, वह आम लोगों के लिए प्रचलित कथा है और इसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। और इसमें कहा गया कैसे एक निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से जो है धनी हो जाता है। इसको एससीईआरटी में इसका कहानी है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। संगमकालीन भारत के तटीय शहरों तोंडी, मुजरिस, पुहार, अड़िकामेडू संगमकालीन व्यापार नगर था। तो कई बार क्वेश्चन दे देगा ये संगमकालीन व्यापार नगर कौन था, तो ये सारा पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद अध्याय 11 है साथियों, सुदूर प्रदेशों से संपर्क। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई और इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जो कि अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ के क्या थे, सेनापति थे साथियों। इसके बाद आगे है बैक्ट्रिया के यूनानी शासक इंड्रो ग्रीक के नाम से भी विख्यात थे। इसके बाद आगे है सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। यवन शासकों के पतन के बाद शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर ले गया था। कई बार पूछा जाता है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ है, पुरुषपुर पेशावर थी साथियों। इसके बाद रेशम मार्ग जिसको सिल्क रूट भी कहते हैं, जहाँ से रोम चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, परंतु इस पर कुषाण वंश का नियंत्रण था उस समय। कई बार पूछता है कि रेशम मार्ग पर किसका नियंत्रण था, तो कुषाण वंश का नियंत्रण था। और पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिसने यज्ञ और बलि प्रथा का विकास हुआ साथियों। तो साथियों आपको बता दें कि आपको चिंता नहीं करना है, प्रिंट कल मिल जाएगा, आज ही मिलना था लेकिन मुझे फुर्सत नहीं हो पाई तो मैं नहीं जा पाया, इसलिए घबराए नहीं। और जो लोग पहले जो पेमेंट कर दिया, जिनको नहीं मिला है अब तक PDF टेक्निकल रीजन की वजह से, तो एक बार फिर से आप लोग कमेंट कर देंगे तो मिल जाएगा आपको। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं रात में प्रयास करूंगा कि आप सबका काम हो जाए। इसके बाद है कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। गांधार शैली अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा पर संबंधित है और गांधार शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। देखिए साथियों, आप बुरा ना मानेंगे, मैं लगातार पॉइंट ही करता जा रहा हूं क्योंकि आप डिटेल से पढ़ चुके होंगे। सिर्फ आप NCERT के पॉइंट को लेने आए, यहाँ पर SCERT के पॉइंट को लेने आए, तो मैं उसी को फोकस कर रहा हूँ साथियों। आगे है कुषाण काल में को मथुरा काल का प्रसिद्ध केंद्र भी कहा जाता है और मथुरा शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था साथियों। आंध्र प्रदेश के अमरावती में से बुद्ध की कई मूर्तियां मिली है साथियों। इसके बाद अमरावती शैली कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त था, यानी पूरी तरह से यह देसी शैली था साथियों। इसके बाद आगे है गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के बामियान के पहाड़ पर बना हुआ है, ये याद रखना है। इसके बाद अध्याय 12 है साथियों, नए साम्राज्य वंगराज। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रभावी शासक था। समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। ये चीज़ें साथियों आपको याद रखनी चाहिए। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन थे। और गुप्त वंश का जो था साथियों, यहाँ पर शासक का दिया हुआ है रामगुप्त, ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस ऐसे मैंने लिख दिया। श्रीगुप्त, घटोत्कच, ये सब जो है आगे आया था। देखिए साथियों, गुप्त शासक के तो संस्थापक आपको याद रखना चाहिए, श्रीगुप्त होना चाहिए। और श्रीगुप्त इसके बाद आगे है साथियों, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। देखिए समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा रामगुप्त को शासक बनाया गया, लेकिन रामगुप्त जो था क्या था, मतलब डरपक्का था, और यह जो है तो इसको हटा करके रामगुप्त को हटा करके चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसके बाद दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम का जिस शासक का उल्लेख मिलता है वह चंद्रगुप्त द्वितीय को ही समझा जाता है साथियों। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ती की शादी दक्षिण भारत के वकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है। इसके बाद चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था साथियों। आपको प्रिंट नोट मिलने वाला है, कल मिल जाएगा। और साथियों जो लोग नोट चाहते हैं तो 6205532316 पर व्हाट्सअप करें। कल जो है साथियों 7 क्लास का इतिहास शुरू होने वाला है, यानी मॉडर्न इतिहास शुरू होने वाला है। देखिए प्राचीन भारत बहुत बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो 2 दिन में कैसे हो पाएगा। कुमार गुप्त के शासन में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना हुई, ये याद रखना है साथियों आपको। पल्लवों के प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन थे, महेंद्र वर्मन प्रथम थे। पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में माना जाता है। पल्लवों की वस्तुकला काष्ठ एवं कदरा काल से मुक्त किया। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है, जिसको हरिसेन ने लिखा था। कामरूप किसका नाम है, असम का पुराना नाम है। और कुमार गुप्त के बाद अस्कंद गुप्त शासक बना, जिसने हुरुनों को पराजित किया और क्या किया, सक्रादित्य की उपाधि धारण की। और प्रथम हुन आक्रमणकारी कौन था साथियों, तोरमन था। ये SCERT का पॉइंट है। और इसका पुत्र मिहिर जो था वह बौद्ध धर्म के प्रति घृणा करता था और उन्होंने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की और बौद्ध विहार को नष्ट किया। और साथियों इसमें कुछ और पॉइंट जो आप नोट्स खरीदेंगे तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट मिलने वाला है साथियों। तो आप लोग जो नोट्स खरीदना चाहते हैं तो 6205532316 पर नोट्स लिख करके भेज देंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग पेमेंट पहले कर चुके हैं तो आप एक बार फिर से मैसेज करेंगे, आज आप सबका समस्या का समाधान मैं कर दूंगा साथियों। इसके बाद है अध्याय 13। अध्याय 13 जो है संस्कृति और विज्ञान है। भारत के इतिहास में चौथी सदी के बीच संस्कृति एवं वैज्ञानिक प्रगति का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रहा। कुमार संभवम कालिदास ने लिखा और शिव पार्वती के प्रेम संबंध के बारे में जो है इसमें चर्चा किया गया है। कालिदास की रचना ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम है साथियों। इसके बाद शूद्रक ने किसकी रचना की, तो मत्स्यकटिका की रचना की। मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाखदत्त ने लिखा। मुद्रा राक्षस में चाणक्य की योजनाओं का भी वर्णन है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक रत्न अमर सिंह जो कि अमरकोश की रचना की साथियों। और कामसूत्र के लेखक वात्सायन थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। ये चीजें साथियों आपको याद रखना चाहिए। और गुप्त काल के क्या है साथियों, आगे है साथियों गर्भगृह, मंदिर के अंदर का भाग जहाँ पर मूर्तियां रहती है उसको गर्भगृह कहा जाता था। और सारनाथ के धामे का स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ है। मूर्ति कला के क्षेत्र में 4वीं से 7वीं सदी के बीच
मयूरा, सारनाथ और पाटलिपुत्रा महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ दशावतार मंदिर में है। चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाएं हैं। साथियों, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। एलोरा की गुफा का निर्माण किसने कराया? तो राष्ट्रकूट शासक ने करवाया। साथियों, आपको याद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है की रचना हुई है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। आयुर्वेद के विद्वान एवं महान चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इसके बाद है आगे है साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपने अक्ष पर घूमती है। और शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य का एक रचना है और आपको बताना है कि शिल्पाधिकारम किसने लिखा। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है साथियों? एक नाटक है। हर्षवर्धन जो कि बहुत ही अच्छा एक तरह से नागनंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन ने की। और इलिंगो ने शिल्पाधिकारम की रचना की। अभी मैंने आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा है साथियों। आगे है साथियों अध्याय 14। देखिए अध्याय 14 जो है बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पर जो लेखक के बारे में था कि डॉक्टर अनंत सदाशिव जो है वह महान पुरातत्ववेद और थे और इतिहासकार थे और काशी